मैं सदर अस्पताल में पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। सदर अस्पताल ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है जिस पेशेंट को, उसको 2-2 हज़ार रुपये में एक गरीब पेशेंट को रेड क्रॉस से खरीदना पड़ा है। रेड क्रॉस उसको ब्लैक मार्केट कर नहीं, ये सूचनाएं प्रशासन को नहीं जाती है, पता नहीं लगता है वो कहाँ से हुआ कि इतना 12 साल तक चुनाव ही नहीं हुआ। अगर 3 साल पे चुनाव होना है तो उसको 12 साल में चुनाव कराने का मतलब क्या है कि अमीर लोगों को जहां चाहिए सबसे पहले ब्लड मिल जाएगा। ये तू मेरे हॉस्पिटल चल, तू मेरे हॉस्पिटल, एक खींचा खींची कर रहे हैं, यहाँ इलाज नहीं होगा, यहाँ अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। ऐसे लग रहा है कि दलालों की भीड़ लगी पड़ी है। नमस्कार, तो आज हम आपके साथ जो नागमणि सिंह जी को लेकर हम जो आए हैं, मोतिहारी रेड क्रॉस से संबंधित कुछ बातें आपसे करेंगे। क्योंकि रेड क्रॉस में चुनाव होने वाला है, रेड क्रॉस सोसाइटी में माहौल गर्म है, बड़े से बड़े लोग इस चुनाव में खड़े हुए हैं, सभी अपने अपने कुछ अपने मत को लेकर चल रहे हैं, सभी की रणनीतियाँ अलग है, सबके अपने प्लान अलग हैं कि रेड क्रॉस कैसा हो, कैसा बेहतर हम कर सकते हैं समाज के लिए। इसी के बीच आज हम एक नए जो यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंधित कैंडिडेट हैं नागमणि सिंह जी जो खड़े हैं, मैं उनसे वार्ता करूंगा, आपके सामने लाऊंगा कि आखिर इनका क्या प्लान है, ये क्या आखिर रेड क्रॉस सोसाइटी में चुनाव क्यों लड़ना चाहते, क्या कारण है कि आप इस चुनाव में आए। मैं सदर अस्पताल में पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। सदर अस्पताल मोतिहारी में 3-4 डिपार्टमेंट का मैं प्रभारी भी रहा हूँ, जैसे आईसीयू रहा, आयुष्मान भारत है, डायलिसिस में भी काम किया। मैं देखा वहाँ के कंडीशन। अगर हम पहले डिलीवरी वार्ड की बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि चकिया से, टॉक्सॉल से डिलीवरी के पेशेंट्स आते हैं, प्रेग्नेंट पेशेंट आते हैं जो सीवियरली एनीमिक होते हैं, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल 6-4 ऐसे रहता है। अब उनको सिजेरियन करना हो, डिलीवरी कराना हो, वो इतना डेंजरस है। अब उस समय ब्लड की बहुत ही नितांत ज़रूरत होती है और उसकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल ही ब्लड बैंक कर नहीं पाती है, क्योंकि इनके जो मैनेजमेंट फेल्योर है। बहुत बार ऐसा कंडीशन में बताऊंगा कि डीएस के लिखने पर, रिटर्न लिखने पर, रिक्वेस्ट पर भी ब्लड बैंक से पेशेंट को ब्लड नहीं दिया गया। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई रोल नहीं होता है? अगर ब्लड बैंक हम जानना चाहते हैं कि जो यहाँ की चयनित बॉडी होती है, जो भी चुनाव करके आते हैं, जो देख रहे क्या कौन होता है, मैं चूंकि आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो ब्लड बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होते होंगे, तो जो आपका रेड क्रॉस सोसाइटी का जो मेनली है उसके अध्यक्ष डीएम ही है। लेकिन अब डीएम साहब तो 28 डिपार्टमेंट के मालिक हैं। अब उनके पास इतनी समय होती नहीं है कि वो अटेंशन पे करे नहीं तो रेड क्रॉस को। नहीं, आप बोल रहे हैं कि डीएम साहब इसके जो मेन है सो अध्यक्ष है, तो डिसीजन कौन लेता है कि मैनेज कैसे करते हैं जो ब्लड का रिलेटेड, जो लोग डोनेट कर रहे हैं, जिसको देना है, दूसरे को ब्लड लेना है, शुद्ध ब्लड है कि नहीं है, जालसाजी तो नहीं हो रही है, कौन है जिम्मेदार, कौन इसको देखता है? जैसे रेड क्रॉस का जो कमेटी होता है, तो सबसे पहले कार्यकारिणी सदस्यों की चुनाव होती है। 15 सदस्य की कार्यकारिणी होती है और वो 15 सदस्य जो होते हैं वो चेयरमैन की चुनाव करते हैं। और चेयरमैन जो चुना जाता है वही चेयरमैन एक सेक्रेटरी को नॉमिनेट करते हैं और वो सेक्रेटरी के साथ मिलके चेयरमैन वहाँ के टोटल फंक्शंस को देखते हैं। जो भी वहाँ का मैनेजमेंट होता है उन्हीं लोग की लीडिंग में होता है। अब हुआ कि पिछले जो सिस्टम रहा है वो अब उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं पेशेंट के प्रति। ऐसा हुआ है कि कुछ पेशेंट्स को, जैसे ओ नेगेटिव ग्रुप की ब्लड की ज़रूरत है जिस पेशेंट को, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है जिस पेशेंट को, उसको 2-2 हज़ार रुपये में एक गरीब पेशेंट को रेड क्रॉस से खरीदना पड़ा है। रेड क्रॉस उसको ब्लैक मार्केट कर। नहीं, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि अगर रेड क्रॉस सोसाइटी की जो चयनित मेंबरशिप है, मेन आपकी, चूंकि मैं इस संदर्भ में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं इसी संदर्भ में जानना चाहता हूँ कि ज्यादातर जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो चयनित टीम के पास होती है। चयनित टीम के पास। अब चयनित टीम जो है अगर इस तरह की कार्य कर रही है, यदि मानिए कि ब्लैक हो रहा है, ब्लड बिक रहा है, तो क्या ये सूचनाएं प्रशासन को नहीं जाती है, पता नहीं लगता है? अब सूचनाएं तो प्रशासन को जाती होगी, लेकिन हो सकता है प्रशासन के साथ भी कुछ इन लोगों का ये रहता होगा, लेकिन इस तरह का कोई एक्शन प्रशासन की तरफ भी कभी लिया नहीं गया है। बीच में बताना चाहूँगा, जब से ये डीएम साहब आए तो इनके इरेगुलरिटी के चलते, जो फंक्शनल इरेगुलरिटी के चलते अपने टेक ओवर कर लिए। आप सोचिए कि मैंने रेड क्रॉस सोसाइटी का जो इलेक्शन होता है प्रत्येक 3 वर्ष पे होता है, 3 साल के बाद इसको होना है। इस बार 12 साल पे हुआ है। बहुत दिनों तक डीएम साहब इन लोगों के ये जो फंक्शनल इरेगुलरिटी है उसके चलते टेक ओवर किए, जिसमें सीनियर डिप्टी कलेक्टर मेघा कश्यप इनको बहुत दिन तक देखी हैं। तो कुछ सुचारू रूप हुआ था जब प्रशासन आई थी। तो लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एक चीज बताइए कि यदि 3 साल पे चुनाव होता है
और 3 साल के चुनाव की जगह हम बात कर रहे हैं, अगर 12 साल उन्हें अपने मौका दे दिया बिना चुनाव के, अगर वो लोग बैठे हुए हैं, तो क्या ये किस तरह से, किस रूप में सही है, हमें जरा ये बताएं। ये तो प्रशासन की फेलियर है, बिकॉज कि अब इलेक्शन कमीशन हो चाहे जो भी हो, हायर अथॉरिटीज हो जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शन कराने के लिए, उसमें डीएम साहब भी हैं, तो वो कहाँ से हुआ कि इतना 12 साल तक चुनाव ही नहीं हुआ। बहुत साल तो ये प्रशासन के अधीन में रहा, तो अभी तो 12 साल पे चुनाव हो रहा है। देखिए कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, ये मैं जानना चाहता हूँ, देखिए चुनाव का एक होना न होना एक सिस्टम होता है, और सबसे बड़ा चीज है कि फेल्योरिटी, जब कोई भी सिस्टम फेल्योर होता है, अगर समयबद्ध तरीके से कार्य नहीं हो रहा है, अगर 3 साल में चुनाव होना है और 3 साल की जगह आप 12 साल का मौका दे रहे हैं, तो भ्रष्टाचार तो इस हालात में रुकने का कोई मतलब ही नहीं है कि जो व्यक्ति 3 साल की जगह उसे पके पकाए एक ऐसे आम के पेड़ पे बैठा दिए जो 12 साल तक वहाँ आम फलते रहेगा, खाते रहेंगे, चुनाव नहीं होगा, तो फिर आप दोषी किसको हम मानते हैं कि कौन है? सिस्टम में सुधार कैसे होगा? आपको लगता है कि सिस्टम में से सुधार हो सकता है? सिस्टम में जैसे अब इलेक्शन हो रहा है, अब तो नए कार्यकारिणी के लोग आएंगे, नए सदस्य आएंगे, तो उसी सिस्टम के माने सुधार के लिए ही हम लोग सोचे कि हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज कि अगर अच्छे लोग आएंगे, कार्यकारिणी के सदस्य होंगे, तो चेयरमैन भी अच्छे होंगे, तो फंक्शन थोड़ा चेंज होगा। सब चीज़ प्रशासन नहीं कर सकती है, कुछ सोसाइटी के लोगों को आगे बढ़ के बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना पड़ता है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो प्रशासन क्या क्या करेगी। इसलिए अगर हमारे समाज को अगर किसी सर्विस को लेना है, तो हमारे समाज से किसी को निकल के आगे जो भी पॉजिटिवली सोचते हैं, जो भी सोसाइटी का कुछ मतलब सेवा करना चाहते हैं, तो उनको तो आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी संभव होगा। देखिए मैं चूंकि डॉक्टर साहब, सरकार पर भी पूरा दोषारोपण करना ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो क्या भरोसा है कि जो अब चयनित टीम जो आएगी बैठेगी, उस सबके मंतव्य अलग अलग ना हो? क्या भरोसा है कि जो नई चयनित टीम आएगी एकदम पारदर्शिता के साथ कार्य होगा और जो भ्रष्टाचार है वो मुक्त हो जाएगा? पहले का जितना कमेटी है, अगर उन कमेटी को लोग वोट नहीं देंगे तो उनको तो एक लेशन मिलेगा कि चलिए मैंने कुछ गलत काम किया, इसलिए हम लोगों को लोगों ने वोट नहीं किया। तो जो नया कमेटी का गठन होगा, वो कमेटी वाले को तो एक डर रहेगा ना कि हम भी अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमको भी लोग वोट नहीं करेगा। देखिए, तो इससे बदलाव का तो आशा लगता है, दिखता है कि ये बदलाव हो सकता है। देखिए साथियों, कहीं ना कहीं जो हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, इसी में बात आ रहा है कि देखिए 12 साल तक आप किसी एक चयनित टीम को, यदि 3 साल पे चुनाव होना है, यदि रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष पे होना है, तो 3 वर्ष की बजाय आप 12 वर्ष किसी को मौका देते हैं, तो इसके लिए दोषी सिर्फ एक नहीं होता है, बल्कि बहुत लोग मिले होते हैं। और कहीं पारदर्शिता की बात आती है, जैसे डॉक्टर साहब से बातें हो रही है, नागमणि सिंह जी ने जैसे बातें किया कि ब्लड की समस्या होना, ब्लड नहीं उपलब्ध होना, 2000 रुपया दे के लोग ब्लड खरीदारी करते हैं। तो देखिए ये सोचने का विषय है प्रशासन को कि ये हालात क्यों आखिर आई। आखिर सोसाइटी को अगर 3 साल पे चुनाव होना है, तो उसको 12 साल में चुनाव कराने का मतलब क्या है? कैसे भ्रष्टाचार मुक्त होगा? हम जाते हैं इसी पे नागमणि सिंह जी से बातें करना चाहते हैं। आप ये हमें जरा बताएं डॉक्टर साहब कि आपकी क्या प्लानिंग है? भ्रष्टाचार कैसे मुक्त होगा? कैसे ब्लड डोनेशन बढ़ेगा? क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है कि ब्लड किसी ग्रुप का मिलता जल्दी नहीं होता है। आखिर जब गरीब लोगों को सबसे बड़ी समस्या है कि अमीर लोगों को जहां चाहिए सबसे पहले ब्लड मिल जाएगा। एक कॉल पे नेताजी का कॉल आ जाएगा, तुरंत एक की जगह 10 पाउच वहां पे ब्लड आपको चला जाएगा। एक बड़े अधिकारी का होगा, सभी लाइन लग जाएंगे। गरीब वर्ग कहीं ना कहीं वंचित हो जाता है, वहां पे पहुंच नहीं पाता है। ये कैसे, मैं आपसे किस प्रकार में इसे सुधार करेंगे? क्या प्लानिंग है आपकी इस संदर्भ में? जैसे देखिए, रेड क्रॉस के बारे में जो आम पब्लिक का जो मन में जो अविश्वास जग गया है, लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम ब्लड डोनेट भी करते हैं तो उसका समाज के सेवा में यूज़ नहीं होगा, या तो उसको ब्लैक रेट में बेच दिया जाएगा, या फिर जो एलिट ग्रुप के लोग हैं, कैच ग्रुप के लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो लोग उस ब्लड का यूज़ करेंगे। आम पब्लिक को ब्लड मिलने से रहा, तो वो जो सोसाइटी में ब्लड डोनेशन के प्रति भी लोगों का धीरे धीरे नेगेटिव भाव जनरेट हो रहा है। तो लोग ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो ब्लड रहेगा नहीं, ब्लड नहीं रहेगा तो ब्लड मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपना जो सेवा है उसको निस्वार्थ भाव से समाज को दें, जिसको जरूरत है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब इसीलिए बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो आप बातें कर रहे हैं, जो बातों से, क्योंकि एक आदमी के अभियान से क्या लगता है कि समाज में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? देखिए, शुरुआत कोई एक ही करता है। भगवान बुद्ध थे तो अकेला ही शुरू किए। अगर हम सोचेंगे कि कारवां बाद में बनता है, कोई भी इंसान अगर शुरुआत करे तो सबसे पहले बदलाव अपने ही अंदर लाना पड़ता है। एक सिंगल पर्सन ही आगे बढ़ता है। हो सकता है उसको फॉलो करने वाले बहुत मिल जाए तो कारवां बन जाएगा, एक टीम बन जाएगी। डॉक्टर साहब, मैंने जो अभी देखा कि मैं अभी सिविल हॉस्पिटल में गया था, चूंकि रेड क्रॉस सोसाइटी अपने सिविल हॉस्पिटल कैंपस में ही है, सिविल हॉस्पिटल थोड़ा सा के पास में। मैं अभी की बात है कि सिविल हॉस्पिटल में मैं गया
लगभग 10 बजे का 10 से 10:30 से 11 के बीच की घटना है। मैं देखा वहाँ ओपीडी के बाहर पेशेंट आए हुए हैं और भीड़ लगी पड़ी है, तू मेरे हॉस्पिटल चल, तू मेरे हॉस्पिटल, एक खींचा-खींची कर रहे हैं, यहाँ इलाज नहीं होगा, यहाँ अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, ऐसे लग रहा है कि दलालों की भीड़ लगी पड़ी है। क्या लगता है कि इस माहौल में, इस तरह के माहौल जहाँ फैला हो कि दलाल लोग एकदम कब्जा करके सिविल हॉस्पिटल को बैठे हों, पेशेंट परेशान हो 10 साढ़े 10 बजे वहाँ, सुबह में जहाँ ओपीडी का रिसीव करते हैं, वहाँ आस-पास डॉक्टर जब देखा करते हैं, तो क्या रेड क्रॉस सोसाइटी है मुक्त हो पाएगा भ्रष्टाचार से? देखिए, सदर हॉस्पिटल मोतिहारी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। रेड क्रॉस एक छोटा प्लेटफॉर्म है। जी जी। सदर हॉस्पिटल मोतिहारी को जैसे कोरोना के टाइम में देखे होइएगा, अपना सदर हॉस्पिटल मोतिहारी ने समझिए कि बिहार में सबसे अच्छा काम किया था। तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं बदला जा सकता है, उसको भी बदला जा सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव लोगों को पावर नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, तो कहाँ से बदलाव आएगा? अगर वोटर्स अगर देखिए, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री के वासी हैं, हर जगह एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, रेड क्रॉस ही एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो बदलाव तो पहले वोटर लेवल पे करना पड़ेगा। वोटर अगर मन बनाएंगे कि अच्छे लोगों को सिलेक्शन करेंगे, तो अच्छे लोग टीम में आएंगे तो अच्छा सर्विस देंगे। अगर वोटर मन बनाएंगे कि हमारे चाचा है, हमारे बाबा है, इनसे हमको लाभ हो सकता है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखेंगे, तो संभव नहीं है कि बदलाव होगा। डॉक्टर साहब देखिए, जहां आपने बहुत अच्छी सी बात बोली कि वोटर जहां व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेने लगेंगे, चाचा है, ताता है, अपने रिश्ते को भाई भतीजावाद करने लगेंगे, तो उस हालात में कहाँ है पारदर्शिता की कमी हो जाएगी, फिर आप एक अच्छी टीम का चुनाव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस देश में इतने बड़े प्रजातंत्र के चुनाव में जहां बच्चा से लेकर बड़े का भविष्य का निर्माण होता है, पूरी साइकिल एक रन करता है, वहां पे व्यक्ति पारदर्शिता के साथ वोट नहीं देता है, बिना इंटरेस्ट का वोट नहीं देता है, जातिवाद, धर्मवाद, राजनीति सभी से प्रेरित होकर देता है, तो आप एक रेड क्रॉस छोटा सा सोसाइटी है, वहां कैसे ईमानदारी के साथ वोट करेगा? देखिए, अभी तक जो ईमानदारी के साथ वोट नहीं करने का जो प्रतिफल है, वो तो सोसाइटी देख रही है, उसके विजन में है। तो हम मीडिया पर्सन लोग देखिए, जो परसेप्शन है सोसाइटी को कोई मैसेज दे सकता है तो मीडिया पर्सन है। अगर ये मैसेज थ्रू मीडिया पर्सन सोसाइटी में जाता है कि अब आप लोग अवेयर हो जाइए, आपने देखा कि आप लोग कितने माने मुसीबत के घड़ी में किन किन परेशानियों से गुजरे, ये आपका खुद का कृत है, आपने खुद ही उन लोगों को सेलेक्ट किया। डॉक्टर साहब एक चीज मैं इससे जानना चाहता हूँ कि रूरल एरिया में सबसे ज्यादा समस्याएं हैं ब्लड का। आज देखिए, आज भी जो गरीब तबका के लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उसमें ज्यादातर महिलाएं एनीमिया की शिकार है। गलत तो नहीं है? ज्यादातर गरीब लोग क्योंकि हरी सब्जी वगैरह का समय से विटामिन सी वगैरह सब चीजें का नहीं ले पाते हैं, हरी सब्जियां का कम, चूंकि पैसे कहीं ना कहीं पूंजी का असर आता है, और डिलीवरी में ज्यादातर जो मौतें होती हैं वो गरीब तबका के लोगों की ही होती हैं जो एनीमिया के शिकार होते हैं। तो मानिए कि जिनके पास सुविधाएं होते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन क्या योजना है कि कैसे आप लोग ब्लॉक स्तर पे कैसे पहुंचेंगे, ग्राम पंचायत स्तर पे कैसे पहुंचेंगे, ताकि ज्यादातर जो गरीब महिलाएं हैं जो एनीमिया की शिकार होती है, जिन्हें ब्लड नहीं मिल पाता है समय पे और मौत की शिकार हो जाती हैं, तो वहाँ कैसे ब्लड उपलब्ध कराया? जैसे उसके लिए विजन है कि रेड क्रॉस की अगर नया कमेटी बनती है तो नया कमेटी के प्रयास से कोशिश किया जाएगा कि सब डिवीजन लेवल पर भी ब्लड बैंक की स्थापना की जाए। हम अभी तक के इतने दिनों में सिर्फ हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन में ही, माने हेड क्वार्टर में ही हम रेड क्रॉस को एस्टैब्लिश कर पाए। कोई सब डिवीजन लेवल पे, कोई ब्लॉक लेवल पे कोई ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है, जबकि बहुत सारा पेशेंट्स है जो सब डिवीजन हॉस्पिटल में, आपका जो पीएचसी है, ब्लॉक लेवल का हॉस्पिटल है, वो वहीं मर जाते हैं, वो रेफर होते हैं, यहाँ आते आते सदर हॉस्पिटल में मर जाते हैं। तो हमारा जो विजन है कि अगर नई कमेटी होगी, हम उसके सदस्य होंगे, तो एक सजेशन देंगे कमेटी को कि हम लोग ऐसा प्रयास करें कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इस तरह का सोसाइटी सब डिवीजन लेवल पर भी हो, ब्लॉक लेवल पे भी इसके ब्रांचेस खुलें, ताकि अगर जरूरत पड़े हमको पीएचसी में ब्लड के अवेलेबल कराने की या फिर सब डिवीजन हॉस्पिटल में अवेलेबल कराने की बात हो, तो हम लोग करा पाए। उसके चाहता हूँ, रेड क्रॉस सोसाइटी में आपके पास कुछ एम्बुलेंस वगैरह भी चलते होंगे? रेड क्रॉस सोसाइटी में ज़्यादा एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन एम्बुलेंस हैं कुछ जो सेवाएं ब्लड डोनेशन कैंप के लिए जो जाते हैं, जहाँ रेड क्रॉस के स्टाफ लोग, तो एम्बुलेंस उनको लेके जाती है। जो आपका डोनेशन का जो साइट है, वहाँ ब्लड लोग डोनेट करते हैं, सारे सिस्टम जाती है, तो कुछ एम्बुलेंस की सेवाएं हैं, लेकिन ज़्यादातर एम्बुलेंस तो सदर हॉस्पिटल में तो मेरे कहने का ये मतलब है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का कहीं ना कहीं ये भूमिका होना चाहिए एम्बुलेंस के लेवल पे, ताकि एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, ताकि तहसील और ब्लॉक स्तर पे भी आप लोग सपोर्ट उन जरूरतमंद लोगों को जो एनीमिया के शिकारों को समय से ब्लड उपलब्ध कराएं। ऐसा होना चाहिए, हमें लगता है। और सेकंड, हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं कि ये आपका रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या योगदान है, अगर बोले कि बाहर की जैसे ब्लॉक स्तर की तहसील स्तर के हॉस्पिटल्स में क्या योगदान है रेड क्रॉस सोसाइटी का? रेड क्रॉस सोसाइटी अगर चाहे
तो सब डिवीजन लेवल के हॉस्पिटल में, ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक की स्थापना कर सकती है। इतनी कैपेबिलिटी रेड क्रॉस में है, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी तो ये इंटरनेशनल सोसाइटी है। बहुत सारा देशों में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी सर्विसेज देती है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस अगर यहाँ चाहे तो अपना ब्रांचेज बहुत सारा बढ़ा सकती है, ब्लड बैंक एस्टैब्लिश कर सकती है, सब डिवीजन लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी, जहाँ उनको इजीली अवेलेबल हो पाएगा ब्लड, उनको आना नहीं पड़ेगा हेडक्वार्टर में। जैसे आपका क्या एक अभियान क्या है, एक जो मेजर आपका अभियान क्या है, किस तरह से आपके, ताकि लोग जो रेड क्रॉस सोसाइटी से कितने लगभग मेंबर है, 3600 के करीब मेंबर होंगे हमारे समझ से, 3600 जो मेंबर है क्यों आपसे कनेक्ट हो, क्या ऐसा अभियान है जो बहुत परिवर्तन आप ला सकते हैं? देखिए, मेन है कि जो वोटर्स हैं, जो भी नए चेहरे, जो भी चेहरे आपके फाइट में हैं, जो लड़ रहे हैं कार्यकारिणी के सदस्य के लिए, अगर देखिए हमारा जो भी सदर हॉस्पिटल का जो मेरा जो काम किया हुआ है उसको वोटर देखेंगे तो उनको क्या, अगर जो दूसरे भी जो कैंडिडेट्स हैं उनका बैक हिस्ट्री को देखें। हम ये नहीं कहते कि हम ही को वोट करें, उनमें जो उनको अच्छा लगे उनको वोट करें, उनको जिस पर भी विश्वास कर सकते हैं, लेकिन बदलाव की ज़रूरत है। अगर बदलाव नहीं आएगा तो जहां हम हैं वहीं रह जाएंगे और हम सब सोसाइटी को कुछ कर नहीं पाएंगे। चूंकि डॉक्टर साहब से हमारी बातें हुई नागमणि सिंह जी ने जो सबसे पहला जो वहीं आप लोग के सामने लाया, चूंकि रेड क्रॉस सोसाइटी का एक चुनाव देखा जाए तो बहुत कम परसेंटेज, 0.0% में सिटी का एक मेजर रोल होता है, 3600 वोटर्स है लगभग। ये यहाँ के नागरिकों को, जो वोटर है, उनको सोचना चाहिए कि यदि चूंकि रेड क्रॉस सोसाइटी को व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं इसको बनाए, इसको कोशिश करे कि पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करे, जो कैंडिडेट परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ है, ब्लड बैंक है रेड क्रॉस सोसाइटी। अगर यहाँ पे योगदान ब्लड लोग देते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसी को आप चयनित करें कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड कैसे हो, सैंपल कलेक्शन कैसे हो और जरूरतमंद तक ब्लड कैसे पहुंचे, ताकि कोई भी जरूरतमंद महिलाएं जो एनीमिया का शिकार होकर मृत्यु की शिकार हो जाती है, जो प्रेगनेंसी के समय ऐसे केस आते हैं, उस पर रोक लग सके, कम से कम घटनाएं हो, क्योंकि बहुत बड़ी भूमिका होती है रेड क्रॉस सोसाइटी की। और रेड क्रॉस सोसाइटी में यदि आप अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को मृत्यु के मुंह में जाने से बचा सकते हैं। तो भाई भतीजावाद, जातिवाद, विभिन्न प्रकार के बातों से हटकर एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करिए, जो कहीं ना कहीं रेड क्रॉस सोसाइटी को एक बेहतर रूप दे सके और जरूरतमंद लोगों के लिए सही से, समय से, बिना पैसे का ब्लड लोगों को उपलब्ध करा सके। जो डॉक्टर साहब ने बोला कि भ्रष्टाचार फैला है, जिसमें ब्लड भी एक गरीब कोई आते हैं, महिलाएं जिनको 2000 में पैकेट दिया जाता है, 21,000 20,000 में, 21,000 में एक डॉक्टर साहब नेगेटिव ब्लड ग्रुप 21,000 20,000 तक बेचा जाता है। बताइए, ये सोचने का कि एक ब्लड नेगेटिव ब्लड ग्रुप 20 से 21,000 में बेचा जाता है, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। तो कम से कम रेड क्रॉस सोसाइटी को बचाने के लिए अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करिए, जो भ्रष्टाचार मुक्त अभियान से जुड़ सके और रेड क्रॉस सोसाइटी को एक अच्छा रूप, एक ट्रैक दे सके और जल्दी से जल्द जरूरतमंद लोगों को ब्लड उपलब्ध करा सके, भ्रष्टाचार मुक्त अभियान में आगे बढ़ सके। ऐसे कैंडिडेट को आप लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं, नमस्कार।